मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 है ये। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप देख लो ना। तो 7.3 में जो न्यूज़ है वो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये न्यूज़ में क्यों, क्योंकि अभी आज के टाइम पे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल आ चुका है 2020 में, और इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में, सिर्फ लोकसभा में। ऑब्जेक्टिव क्या है बिल्स का? ये स्टैंडर्डाइज करेगा कुछ प्रोटोकॉल जो कि होगा फर्टिलिटी इंडस्ट्री के लिए, और प्रोवाइड करेगा ART सर्विसेज। ठीक है, ये एक थर्ड प्रपोजल है लेजिस्लेशन जो प्रोटेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आफ्टर सेरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 और मेडिकल ट्रीटमेंट और प्रेगनेंसी अमेंडमेंट 2020 के बाद एक तीसरा इंपॉर्टेंट बिल है। की प्रोविजन क्या है कि ART असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आएगी इसमें, जो डिफाइन करता है बिल कि इंक्लूड करेंगे टेक्निक्स जो होंगे प्रेगनेंसी के लिए, और ये हैंडल करेंगे जो स्पर्म या इमेच्योर एग साइकिल जो है outside the human body and transferring the gamete or the embryo into the reproductive part of the reproductive system of the woman। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है ART सर्विसेज का? क्या होगा कि एक गैमेट लेंगे जो कि डोनेट होगा, अब वो फिर IVF करेंगे इन एम्ब्रियो। बेसिकली क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएगा वुमेन के, और ये थोड़ा आउटसाइड जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वो मूवी देखो गुड न्यूज़ में जो ट्रीटमेंट हुआ था वो IVF के थ्रू हुआ था। तो इसमें भी वही सेम टेक्निक होगी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइज करेगा एग को लैब में। ठीक है, और ये जेस्टेशन सरोगेसी भी होगा जहाँ पे जो चाइल्ड होगा बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं होगा सरोगेट मदर का। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है। ART सर्विस प्रोवाइड करेंगे बहुत सारी चीज़ें थ्रू ART क्लिनिक्स जो ऑफर करेंगे ART रिलेटेड ट्रीटमेंट्स और प्रोसीजर होंगे। ART बैंक्स होंगे जो मतलब स्टोर करेंगे बहुत सारी चीज़ें, और रेगुलेशन होगी ART क्लिनिक्स की, बैंक्स की। हर ART क्लिनिक का बैंक रजिस्टर होना चाहिए, NRBCI, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक एंड क्लिनिक्स ऑफ इंडिया। कंडीशन फॉर गैमेट डोनेशन एंड सप्लाई भी है, जो कि ऑफर करती है ART सर्विसेज जो प्रिस्क्राइब्ड है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस INI बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो कि बदल चुका है अब तो। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इसको एक स्टेटस देता है जो कंफर्म करता है प्रीमियर पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो सर्व करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग स्किल्ड हाईली स्किल्ड पर्सन जो कि स्पेसिफिक रीजन में हो इन द कंट्री। ये जो स्टेटस है ग्रांट करता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें जो 2020 के हिसाब से 159 इंस्टीट्यूट है वो डिक्लेयर हुए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो कि इसके एक्ट के अंडर आते हैं, जिसमें IITs एम्स आता है, IIMs आता है, NIT आ गया, IITs आ गया, और बड़ी सारी चीज़ आ गई, आईसर, SPA, NID। ITAR एक पहला इंस्टीट्यूट बनेगा जो कि INA स्टेटस पे मिलेगा आयुष सेक्टर का, इनेबल करेगा इंडिपेंडेंस और इनोवेटिव मैटर जो डिसाइड करेगा इस चीज़ों में। बर्थ ऑफ अ चाइल्ड थ्रू ART प्रोसीजर होगा। चाइल्ड जो बॉर्न होगा ART वो बायोलॉजिकल माना जाएगा, जो भी कबल का है, और उसको सारी राइट्स और प्रिविलेज मिलेगी जो नेचुरल चाइल्ड की होती है। ठीक है, डॉक्टर जो सॉरी डोनर जो है उनको कोई पेरेंटल राइट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि मान लो किसी चीज़ ने स्पर्म डोनेट करा हो तो उसको पेरेंटल राइट देती नहीं। नेशनल एंड स्टेट बोर्ड्स का ये सरोगेसी बनेगा इस बिल के अंदर, जो रेगुलेट करेगा ART सर्विसेज को। स्टेट बॉडी कंडक्ट करेगा, इन्फोर्समेंट करेगा, पॉलिसीज़ को गाइडलाइंस बनाएगा ART के लिए। रिकमेंडेशन होंगी, पॉलिसीज़ होगी, रेगुलेशन होगा नेशनल बोर्ड के अंडर। ऑफेंसेस और पेनल्टीज भी है इसमें, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें दो चीज़ है, एक तो अबैंडनिंग है और एक्सप्लॉयटेटिंग है। ठीक है, चिल्ड्रन थ्रू ART। दूसरा है सेलिंग, परचेज और इम्पोर्टिंग ह्यूमन एम्ब्रियोज, ये भी पनिशेबल है। यूजिंग इंटरमीडिएट्स टू ऑप्टेन डोनर्स, ये भी गलत है। एक्सप्लॉयटिंग कमीशनिंग कपल, ये भी गलत है। और या वुमेन जो भी इस चीज़ में इस बिजनेस में जाएगा, या सॉरी बिजनेस नहीं बोलूँगा, सर्विस में जाएगा। फिफ्थ होगा ट्रांसफरिंग द ह्यूमन एम्ब्रियो इनटू मेल और एन एनिमल। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। नीड क्यों है इस बिल की? क्योंकि डिमांड में ऑब्वियसली, और ग्रोथ ART की बहुत ज़्यादा हो रखी है, क्योंकि फर्टिलिटी बहुत रिपोर्ट्स आई थी जिसमें बताया था कि फर्टिलिटी कम हो रही है। इसकी वजह से इंडिया सबसे इस देखा जाता है कि हाईएस्ट ग्रोथ हुई है ART सेक्टर्स में
और सेंटर्स में, और ART साइकिल्स हर साल परफॉर्म होती है। अगर ये हम डेटा देखें अर्नेस्ट एंड यंग स्टडी का 2015 का, तो 27.5 मिलियन कपल्स रिप्रोडक्टिव ग्रुप्स इनफर्टाइल है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, और उसमें से सिर्फ 1% इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन के लिए जाते हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ दीज पीपल जो रेमेडी लेना चाहते हैं वो जा सकते हैं अभी आराम से। 20 to 25% जो लोग होते हैं वो IVF ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, जो कि स्मॉल ग्रुप है, 1% है जो सर्विस के लिए जाते हैं। इंडिया एक मेजर सेंटर बन चुका है ग्लोबल फर्टिलिटी इंडस्ट्री का, तो इसलिए वो रिप्रोडक्टिव मेडिकल टूरिज्म के लिए भी इम्पोर्टेंट बनेगा, ठीक है। और ये इंट्रोड्यूस करेगा प्लेथोरा ऑफ लीगल, एथिकल एंड सोशल इश्यूज। तो यहाँ पे अभी कोई वैसे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है प्रोटोकॉल का, बट हमें इफेक्टिवली चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। हमें लॉज बनाने पड़ेंगे विदाउट रजिस्ट्रेशन एंड प्रॉपर डेटाबेस जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन का होगा। सर्विस भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अगर रेगुलेशन नहीं होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना। अबॉर्शन भी हमने इसमें बता रखा है कि अबॉर्शन अंडर द सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 और मेडिकल टर्मिनेशन, ये भी इम्पॉसिबल है रेगुलेट, अगर रेगुलेट नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ART क्या होता है, इन्वर्टर फर्टिलाइजेशन, IVF बहुत कॉमन है ART का, जो मैक्सिमम पेशेंट यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि वुमेन का एग जो होता है कंबाइन होता है मैन के स्पर्म में लेबोरेटरी में, ठीक है, और फर्टिलाइज एग जो होता है वो वहाँ पे टेक प्लेस करता है, और वहाँ से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। गुड न्यूज़, एक बार अगर ये नहीं समझ आ रहा तो गुड न्यूज़ एक बार देख लीजिए ना। गैमेट इंट्राफैलोपिनिन ट्रांसफ़र गिफ्ट जो है, ये भी एक दूसरा तरीका है जहाँ पे वुमेन एग और मैन स्पर्म कंबाइन होते हैं लैब में, सेम ही है, बट थोड़ा इसमें डिफरेंस है, प्रोसीजर का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कि कैसे वो प्रोसीड होता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें बस पता होना चाहिए कि होते क्या हैं, ठीक है। इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन जो है, इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही बोलते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है मेल पार्टनर और वुमेन यूट्रस का, ठीक है। जेस्टेशनली सरोगेसी, इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो जो क्रिएट होता है IVF के थ्रू, उसमें एग्स और स्पर्म को इंटेंडेड पेरेंट्स या डोनर्स पे ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो सरोगेट हो जाए। तो इसमें क्या होता है, जो चाइल्ड है बायोलॉजिकल नहीं होता, ठीक है। इसमें ये चीज़ है, सरोगेसी में चाइल्ड बायोलॉजिकल नहीं होता, तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें जानने के लिए। 7.4 में जो न्यूज़ है वो WHO की रिलीज़ करता है रिपोर्ट, ट्रांस फैट एलिमिनेशन टाइटल काउंट डाउन टू 2023, ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2020 का ये है चीज़ इंपॉर्टेंट है। WHO रिपोर्ट रिलीज करता है फैट ट्रांस फैट एलिमिनेशन टाइटल काउंटडाउन टू 2023। बैकग्राउंड क्या है इसका, बैकड्रॉप ये है कि 2018 में मई में WHO ने बोला कि हम ग्लोबली एलिमिनेट करेंगे जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है TFA 2023 में। ट्रांस फैट बेसिकली एक वैसा फैट होता है जो हेल्दी नहीं होता और बहुत ही ज़्यादा मोटापा करता है। तो जैसे चॉकलेट्स में अगर आप देखोगे पीछे बैक साइड पे, तो वहाँ पे आपको ट्रांसफर लिखा मिलेगा 0.1%, तो वो हार्मफुल रहता है, वो हेल्दी फैट नहीं होता अगर वैसे मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो। 2019 में WHO ने रिप्लेस करा एक्शन प्लान को और एक रोड मैप बनाया बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए, ताकि वो एक ऐसा, मतलब वो ट्राई कर रहे थे कि वो हम ऐसी चीज़ प्रोड्यूस ऐसी इंडस्ट्री बनाए जहाँ पे TFA नहीं होना चाहिए। अंडर रिप्लेस फ्रेमवर्क द 6 एरियाज ऑफ एक्शन, इसमें 6 एरिया ऑफ एक्शन क्या है, आर है रिव्यू करेंगे डाइटरी सोर्सेस जो कि प्रोड्यूस करे ट्रांस फैट को, और जितने भी रिक्वायरमेंट चेंज है प्रमोट करेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ इंडस्ट्री जो हेल्थियर फैट या ऑयल्स पे होना चाहिए ज़्यादातर। लेजिस्लेशन और रेगुलेटरी एक्शन बनाया जाएगा ताकि वो ट्रांस फैट को एलिमिनेट करे, एक्सेस और मॉनिटर करे ट्रांस फैट कंटेंट को, और अवेयरनेस फैलाए जितने भी नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट्स है ट्रांस फैट के अमंग पॉलिसी मेकर्स, ठीक है। इन्फोर्स कंप्लायंस विद पॉलिसी एंड रेगुलेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट करा है इस रिपोर्ट का कि 58 कंट्रीज़ ने अभी तक लॉज लिया, मतलब लागू कर दिए हैं, जो कि ट्रांस फैट से होने वाले नुकसान से बचाता है 3.2 बिलियन को, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2021।
अब इसमें मतलब 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने अभी तक एक्शन नहीं लिया, उनको लेना है ताकि वो हार्मफुल सब्सटेंस को हटा सके। 15 कंट्रीज जो अप्रोक्सीमेटली 2/3 वर्ल्ड वाइड है डेथ्स रिपोर्ट करी गई हैं, उसमें से 4 जो है कनाडा, लिथुआनिया, यूएसए, इनने इम्प्लीमेंट कर दिया है डब्ल्यू का बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसीज़। या तो मैंडेटरी करेंगे लिमिट्स को या सेटिंग कर देंगे। तो वो प्रोड्यूस करते हैं अब 2% ऑफ ऑयल्स और फैट्स जो होते हैं वो बैन कर दिया पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। तो ये अच्छा है, मेजर करा है। ठीक है, बट जो 11 कंट्रीज़ है जैसे इंडिया है, इसमें अजरबैजान है, बांग्लादेश है, इनको अभी एक्शन लेना है। इन मेन इंडिया ज़्यादा फोकस करना है इस पर। 2023 में ये टारगेट है कि डब्ल्यू ने रिकमेंड करा है कि कंट्रीज़ को एक्शन लेना पड़ेगा, डेवलप करने का पड़ेगा बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी, ताकि वो टीएफए को लिमिट कर दे या बैन कर दे। इन्वेस्ट करना पड़ेगा मॉनिटरी मैकेनिज्म पे, लेबॉर्ट्री कैपेसिटी में, और मेजर करना चाहिए टीएफए कंटेंट को, और एडवोकेट करना चाहिए रीजनल और सब रीजनल रेगुलेशंस जहाँ पे वो एक्सपेंड कर रहे हो और बेनिफिट करो टीएफए पॉलिसीज को। स्टेप्स टेकन बाय इंडियन अगेंस्ट ट्रांस फैट्स। इंडिया ने टारगेट सेट करा है कि वो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैट को कम कर देंगे 2% बाय ईयर 2022। ठीक है, और ये फेज माइनर में होगा, फेज मतलब आराम से होगा वैसे तो। करंटली क्या है, FSSAI जो हमारी स्टैंडर्ड अथॉरिटी है फूड की, वो लिमिट करिए ट्रांसफैट कंटेंट को और ऑयल को टू 5%। ये अचीव करने के लिए टारगेट में FSSAI ने दो चीज़ लॉन्च करी। एक है ईट राइट मूवमेंट, जो बिल्ड होता है दो ब्रॉड पिलर्स पे, ईट हेल्दी एंड ईट सेफ। ये एम करता है कट डाउन करना कि सॉल्ट को, शुगर को, ऑयल को कंजम्पशन बाय 30%, जो 3 सालों में होगा, बाय एजुकेटिंग कस्टमर्स। हार्ट अटैक रिवाइंड कैंपेन ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वार्न करता है सिटीजन को कि उनकी हेल्थ हजार्ड जो है ट्रांस फैट की वजह से दिक्कत हो रही है उन्हें। ठीक है, और अवॉइड करता है इन चीज़ों को और अडॉप्ट करने की सलाह देता है, अच्छी चीज़ है। ट्रांस फैट फ्री लोगो क्या है कि फूड एस्टैब्लिशमेंट जो है यूज़ करती है ट्रांस फैट फ्री ऑयल, और उनके पास कोई इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट नहीं होता जो कि प्रिस्क्राइब्ड मोर देन 0.2 ग्राम या 100 ग्राम ऑफ फूड कैन डिस्प्ले, जो ट्रांस फैट फ्री लोगो होना चाहिए उनके आउटलेट पे। ठीक है, तो ये एक चीज़ करिए। तो हम ट्रांस फैट के बारे में बात कर लेते हैं, पहले जान लेते हैं ट्रांस फैट क्या है, फिर देखेंगे क्या है चीज़ें। तो ट्रांस फैट एक ट्रांस फैटी एसिड है, और ये अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैसिड एसिड है जो कम आता है या तो नेचुरल या तो इंडस्ट्रियल सोर्सेज से। नेचुरल ऑकरिंग ट्रांस फैट क्या है कि ये आता है काउज और शीप से, ये अच्छा है। इंडस्ट्री प्रोड्यूस जो होता है वो बेसिकली आता है आपका इंडस्ट्री से, जो फॉर्म करते हैं बड़े सारे ऑयल। ठीक है, जिसको पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल बोलते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री बनता है जहाँ पे हाइड्रोजन को कन्वर्ट करा जाता है वेजिटेबल ऑयल, और उसको कन्वर्ट करता है लिक्विड टू इनटू सॉलिड, तो उससे ये बनता है। ठीक है, इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है ट्रांस फैट जो कि फाउंड होता है हर वेजिटेबल फैट्स में या घी में या मार्गरीन में। ठीक है, वट एवर द नेम इज। इसमें स्नैक फूड आ जाते हैं, बेक गुड्स आ जाते हैं, फ्राइड फूड आ जाते हैं, तो जितने भी आपके चीज़ें हैं उनमें ये मिलता ही मिलता है। मैन्युफैक्चर ये बेसिकली क्या करता है, शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है। शेल्फ लाइफ मतलब प्रिजर्वेशन, आपने देखा होगा कि 2 साल या 3 साल का दिखाते हैं, उसकी वजह से ये मैन्युफैक्चर ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्लस ये सस्ता होता है। ठीक है, ये अनहेल्दी होता है, और बहुत अनहेल्दी होता है सेचुरेटेड फैट से। ठीक है, क्योंकि इसमें LDL बड़ा होता है जो बेस्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, और ये लोअर करता है HDL को जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। बैड और गुड का मतलब ये है कि जो चीज़ हमें हार्म करती है वो बैड है, और जो हमें अच्छा चीज़ पहुंचाती है वो गुड है। तो HDL गुड है और LDL बैड है। अब यहाँ पे आप केसेस देखो तो 5,40,000 डेथ होती है हर साल इसकी वजह से। इंडिया का फिगर देखो तो 60,000 रहे हैं। ठीक है, WHO रिकमेंड करता है कि ट्रांस फैट इंटेक को हमें लेस करना चाहिए 1% ऑफ द टोटल एनर्जी इंटेक, मतलब कि लेस देन 2.2 ग्राम होना चाहिए पर डे, 2,000 कैलोरी अगर आप खा रहे हो तो। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑपरेटर मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसरो का हमें पता ही है, MOM मॉम जो हुआ था, मास ऑपरेटर मिशन, मॉम से आप याद कर सकते हो, उसको 6 साल हो चुके हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट था हमारे लिए एक बहुत सक्सेसफुल मिशन भी था ये। मॉम जो था फर्स्ट इंटर प्लानिटरी मिशन था इसरो का, हमें पता है। इसमें मूवी बन चुकी है और वेब सीरीज भी आ चुकी है, जो लॉन्च हुआ था 2013 में।
PSLV-325 था, ये इम्पोर्टेंट है, और ये मार्स के ऑर्बिट में आ चुका था पहले अटैम्प्ट में 2014 में। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन बताती है कि जो मार्स की सरफेस है, फीचर्स है, मोनोफोलॉजी है, मिनरोलॉजी है, बड़ी सारी चीज़ें। टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? डीप स्पेस कम्युनिकेशन है, नेविगेशन मिशन है, और बड़ी सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए। तो हम मॉम के बारे में बात कर रहे थे। मॉम, जैसे आप देखा, मार्स में दो मून होते हैं इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है फोबोस और डेमियोस। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद करना ज़रूरी है। और इसके जो इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज में पाए गए हैं मार्स क्लोजर कैमरा से। और ये बहुत सारी हमें फाइंडिंग मिली है कि डस्क स्टॉर्म्स आते हैं मार्स में, और जो कि बहुत 100 किलोमीटर तक आते हैं। एल्बिडो मैप ऑफ मार्स जो भी है, ये प्रिपेयर हुआ था मॉम के स्टडी के दौरान। ठीक है। एल्बिडो क्या होता है? एक फ्रैक्शन ऑफ सोशल सोलर एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम प्लानिटरी सरफेस बैक इनटू स्पेस। ये इंपॉर्टेंट है एल्बिडो। एल्बिडो, अगर आप UPPCS मतलब उत्तर प्रदेश स्टेट पब्लिक कमीशन में 2019 का जो दिसंबर में हुआ था, उसमें देखो तो एल्बिडो के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा एक चीज़, एल्बिडो क्या होती है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देख लेते हैं हम। मार्स के 5 पेलोड जो उन्हें अकम्प्लिश करा था। एक तो है मीथेन सेंसर फॉर मार्स। ये डिज़ाइन हुआ था मीथेन को सेंस करने के लिए। ठीक है, मीथेन आपको पता ही है, गैस है आपको, मीथेन। ये मीथेन इम्पॉर्टेंट भी होती है CNG के लिए। ठीक है, CNG में सबसे ज़्यादा मीथेन पाई जाती है। मार्स कलर कैमरा क्या है? ट्राई कलर MCC है, जो बेसिकली इमेजेस और इन्फॉर्मेशन देता है। लाइमन अल्फ़ा फोटोमीटर भी है, जो बेसिकली देखता है ये सारा डी यूट्रिन यूट्रियम, वट एवर दिस थिंग इज़। और ये हाइड्रोजन है, जो कि इन चारों चीज़ों में मिलता है। और यहाँ पे हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ वाटर है वो लूज होता है वो इस प्लैनेट में। ठीक है। मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कॉम्पोजिशन एनालिसिस और थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, ये सारी हमें जानना ज़रूरी है कि क्या हमारे मेजर अचीवमेंट है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। इसको आप एक बार पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है। तो अब ये इसकी जो साइंस एंड टेक से हम बस लास्ट न्यूज़ पे आने वाले हैं। इससे पहले अदर मिशन देख लेते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। अब बड़े सारे मिशन होते हैं मार्स के लिए, जैसे एक्सो मार्स 2020, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। और रशियन स्पेस एजेंसी का मिशन है ESA+RSA। ठीक है, जैसे LHS और RSS आप याद करते हैं, वैसे आप याद कर सकते हो ESA+RSA। ये कंप्राइज करेगा दो मिशन। एक तो पहला होगा ट्रेस गैस ऑर्बिटर, जो 2016 में लॉन्च हुआ था। और सेकंड जो है रोवर होगा, जो सरफेस में चलेगा, 2022 का है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मार्स 2020 रोवर, ये मिशन नासा का है। ठीक है। और ये सारी जगह घूमेगा और देखेगा, रॉक को कलेक्ट करेगा, सॉइल सैंपल लेगा। ये 2020 में लॉन्च होगा, नासा का मिशन है। होप मिशन हम सबको पता है लॉन्च हो चुका है, 2020 में हुआ था। अरब पहला एक पहला मतलब अरब में पहला UAE होगा जिसने ये लॉन्च करा था मार्स के लिए। और ताइवान वन इंडिया सॉरी चाइना का पहला मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन होगा, जो 2020 में लॉन्च हुआ था होगा। पहले चाइना ने लॉन्च करा था, लेकिन वो फेल हो गया था मार्स वाला। तो ये इम्पोर्टेंट है। लास्ट जो न्यूज़ है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम अक्टूबर वाली सीरीज़ करेंगे बैठ के। तो अगर आपको अभी तक मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। हाइपोसोनिक, इसमें क्या है? ये न्यूज़ है HSTDV, हाइपोसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। अब रिसेंटली इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट करा है इस व्हीकल को। इसके बारे में जान लेते हैं। DRDO बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसने ये टेस्ट फ्लाइट करी थी APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स में, जो कि व्हीलर आइलैंड भी जैसे बोला जाता है, ये उड़ीसा का कोस्ट पे है। हमने इससे पहले ये देखा है कि उड़ीसा के कोस्ट पे ही क्यों इसरो का वो है, ताकि जो भी एशेज है वो कोस्ट पे गिरे, मतलब सी पे गिरे,
और इक्वेटर के पास रहता है इसलिए। अब क्या होता है कि अगर इसको सेपरेट करें इस लॉन्च व्हीकल को 30 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड में, तो ये फ्लू करेगा मैच 6 फॉर मोर देन 22 सेकेंड्स। तो ये एक बढ़िया बात है। जो ये लॉन्च व्हीकल है ये बेसिकली फ़्लाइट के लिए यूज़ होता है, जो इसरो के एडवांस में आता है। ठीक है, इसरो का एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल में आता है। ठीक है, इंडिया के अलावा 3 कंट्रीज़ में ऐसा व्हीकल आया है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड पे जाता हो एटमॉस्फेयर में। तो उसमें चार हमें सॉरी 3 हमें याद करने ज़रूरी है, रशिया, यूएसए एंड चाइना। तो इंडिया कैसे पीछे रहेगा, इसलिए इंडिया ने भी ये सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया है। तो ये अनमैनड डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट था। अनमैनड मतलब कोई भी इंसान नहीं था, एक डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट था जो कि हाइपोसोनिक फ्लाइट टेस्ट था, मतलब बहुत तेज़ रफ्तार से गया बिल्कुल। और इसका जो प्राइमरी एम नहीं था, जो डेमोन्स्ट्रेट करना था व्हीकल, जो कि टेस्ट करना था कि ये जो इंडिजीनियसली बिल्ड हुआ है, मतलब इंडिया में बिल्ड हुआ है, वो क्या एयर ब्रीथिंग स्क्रैम जेट इंजन पे ही चल जाएगा। तो ये चल गया था इसमें, लेकिन दो मेजर चैलेंज आ गए थे कि एयर जो बहुत सारी आ जाती है इंजन में, हाई स्पीड में डिफ़िकल्ट कर देती है इंजेक्ट फ्यूल, और वो कभी कभार बर्न कर देती है, क्योंकि वहाँ पे मिक्स हो जाता है विदाउट द फ्लेम बीइंग एग्जॉस्टेड बाय द एयर ब्लास्ट। तो ये दिक्कत थी इधर। इसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कराई गई, जो कि था हाइपोसोनिक एयर इनटेक सिस्टम और सुपरसोनिक कंबस्टर। तो मॉम ने क्या हेल्प करा इसको देख लेते हैं। एक्सप्रेस होता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेटेड टू स्पीड ऑफ द साउंड। ठीक है, तो अगर 6 टाइम मैच है तो मतलब 6 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड होगा। तो ये बहुत तेज़ है, आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा स्पीड ऑफ द साउंड से ज़्यादा तेज़ है। तो ये यही चीज़ है, आप वेलोसिटी जोन और मैच नंबर को देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो जो है स्किन ऑफ द व्हीकल रिमेन्स कूल ड्यूरिंग द हाइपोसोनिक फेज ऑफ द फ्लाइट। तो ये सही रहा, जो कि जनरली हीट अप हो जाता है क्योंकि फ्रिक्शन इतनी, मतलब हवा की वजह से इतनी फ्रिक्शन आ जाती है, इसकी वजह से ये ओवरकम हुआ क्योंकि हमने ऐसा चीज़ डेवलप करा और बहुत सारी चीज़ें को स्टिमुलेट करा और अच्छे टेम्परेचर प्रोफाइल में रखा। ठीक है, एयर ब्रीथिंग इंजन्स हाउ दे वर्क, ये इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक डिफरेंस है एयर ब्रीथिंग सिस्टम और अदर मटेरियल का, वो है कि रोल ऑफ ऑक्सीडाइज़र। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो लॉन्च व्हीकल होते हैं वो कंबशन लेते हैं प्रोपेलेंट्स के, जो कंसिस्ट करते हैं ऑक्सीडाइज़र और फ्यूल, जो कि डिराइव होता है एनर्जी से। एयर ब्रीथिंग प्रोपोर्शन सिस्टम है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, जो कि अवेलेबल होती है अप टू 50 किलोमीटर्स ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, जो कि बर्न करती है फ्यूल जो स्टोर होता है ऑन बोर्ड। इसी वजह से जो सिस्टम है बहुत लाइट हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इसको डिटेल आप सर्च कर सकते हो, थोड़ा सा ये वैसा आपको विजुअल मिल जाएगा चीज़ें। टाइप्स ऑफ एयर ब्रीदिंग सिस्टम जो है वो है, ये इंपॉर्टेंट है, रैम जेट, स्क्रैम जेट और ड्यूल मोड रैम जेट। तो यहाँ पे रैम जेट होता है एक फॉर्म ऑफ एयर ब्रीथिंग जेट इंजन, जो यूज़ करता है फॉरवर्ड मोशन, वो कंप्रेस करता है इनकमिंग एयर कंबक्शन को, और वो भी विदाउट रोटेटिंग कंप्रेशर। ठीक है, ये फ्यूल जो इंजेक्टेड होता है इसमें वो कंबक्शन चेम्बर में होता है, जहाँ पे बड़े सारे हॉट कंप्रेस्ड एयर होती है और नाइट्रस होता है। रामजेट पावर्ड व्हीकल जो होता है वो रिक्वायर करता है एक असिस्टेड टेक ऑफ, जैसे एक रॉकेट की होती है। ठीक है, वो एक्सलेट करता है और फिर वो प्रोड्यूस करता है अपना थ्रस्ट। रैमजेट जो वर्क करता है इफेक्टिवली करता है जब वो सुपरसोनिक इफेक्टिव वर्क करता है सुपरसोनिक स्पीड पे, जो कि होती है मैच 3। ठीक है, लेकिन जो रैमजेट एफिशिएंसी है वो ड्रॉप हो जाती है जब व्हीकल हाइपरसोनिक स्पीड पर आ जाता है। ठीक है, स्क्रैमजेट इंजन की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा इम्प्रूव वर्जन है रैमजेट से। यहाँ पे इफेक्टिवली चीज़ें ऑपरेट हो जाती है हाइपरसोनिक स्पीड पे और अलाउ कर देता है सुपरसोनिक कंबक्शन। तो सुपरसोनिक कंबक्शन रैमजेट और स्क्रैमजेट जो है, ये बेसिकली इसरो ने बनाया था, जो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल लेता है और ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, ड्यूल मोड रैमजेट जो है ये एक टाइप ऑफ वी इंजन है, जेट इंजन, जहाँ पे रैमजेट जो हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा वो ट्रांसफर कर देता है स्क्रैम जेट को और मैच 4 to 8 रेंज, विच मेक्स इट एफिशिएंट, जिसमें वो दोनों साइड में खींच सकता है, सबसोनिक और सुपरसोनिक कंबक्शन मोड पे।
ठीक है, वाई द टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंस ऑफ सक्सेसफुली हाइपरसोनिक फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, सिग्निफिकेंट, ये सक्सेसफुल इसलिए है, या इसकी सक्सेसफुल इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये रिड्यूस कर रहा है ओवरऑल फ्यूल को जो कि हमें चाहिए सैटेलाइट मिशन के लिए। तो 70% ऑफ प्रोपेलेंट जो फ्यूल एक्सो ऑक्सीडाइजर कॉम्बिनेशन होता है वो कैरी करता है लॉन्च व्हीकल को, और उसमें ऑक्सीडाइजर होता है। उसमें क्या होता है कि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को कंसिडरेबली रिड्यूस करता है और ओवरऑल प्रोपेलेंट को रिक्वायर करता है कि वो सेटेलाइट में ऑर्बिट करे। पोटेंशियल क्या होता है यूजिंग लॉन्च व्हीकल का कि एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम को इनेबल करता है और पावर करता है कि वो रिड्यूस करे उसका क्रूज फ्लाइट जो लॉन्च व्हीकल का होता है, ताकि उसको रीयूजेबल कर सके। और पॉसिबल क्या होता है, पॉसिबिलिटी क्या होता है रीयूजिंग द लॉन्च व्हीकल, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग द सैटेलाइट। टेस्टिंग ऑफ एनिकली टेक्नोलॉजी ये है कि सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट करता है, प्रूव करता है एफिशिएंसी ऑफ मैनी अदर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो कि एयरोडायनामिक होती है, और कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका हाइपरसोनिक मनूवर्स, और सेपरेट करता है मैकेनिज्म को जो कि हाइपरसोनिक वेलोसिटीज़ में होता है। फास्टर सिविलियन एयर ट्रांसपोर्टेशन भी होता है इसमें, जो डेवलप करता है स्क्रैमजेट और ड्यूल मोड रैमजेट टेक्नोलॉजी, इंप्रूव करता है एफिशिएंसी और पीक करता है स्पीड को। फास्टर और लॉन्गर क्रूज मिसाइल्स के लिए बहुत ज़्यादा केपेबल होता है, आराम से जा सकती है मैच 6 पे। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल अगर अगर फ्लाई करती है सोनिक स्पीड पे, तो ये इसको बहुत तेज़ कर देगा। ठीक है, क्योंकि वो और दिक्कत ये होती है सब सोनिक पे कि वो वनरेबल हो जाती है। ठीक है, वो इंटरसेप्शन हो जाती है इमरजेंसी के एनिमीज के सुपरसोनिक फ्लाइट जेट के, तो वो पहले ही ख़त्म हो जाता है अगर एनिमी ने शूट कर दिया तो अगर सुपरसोनिक होगी तो फ्लाइंग बहुत ज़्यादा तेज़ होगी जो कि स्ट्राइक कर देगी और एक बड़ा धमाका कर देगी जल्दी से। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर पूरा ख़त्म होता है। अब अक्टूबर सीरीज़ आएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।